नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने कोर डेटा में लेक्चर नंबर 74 जो कि बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए सिलेबस में है, उसको आज अपने डिस्कस करेंगे। देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस। तो अपने इसके लिए डिस्कस किया था कि जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है ये इसके अंदर भिन्न प्रकार का होता है और उसमें हार्ट एब्सेंट होता है। इसके अंदर जो रक्त है वो रक्त पिगमेंट लेस होता है, यानी इसमें किसी प्रकार का पिगमेंट इसमें नहीं पाए जाते। ये बात अपने इसमें कर चुके हैं। अब देखिएगा कि जो इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी भूमिका बहुत अधिक विशेष प्रकार की होती है, क्योंकि वो पूरे ब्लड को सर्कुलेट किए रहती है और बंद प्रकार का एक सिस्टम बनाए रखती है। तो अपने जो प्रीवियस क्लास थी, जो 73वीं क्लास थी, 73rd क्लास जो थी अपनी, उसके अंदर अपने देखा था पूरा डायग्रामेटिकली कि किस प्रकार से इसका पूरा सिस्टम इसमें पाया जाता है। आज अपने इसका जो एक छोटा सा भाग रहा हुआ है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किस तरह से होता है। इन ब्लड का सर्कुलेशन अपने को देखना है कि किधर से किधर की ओर होता है। तो वैसे तो मैं आपको थोड़ा आउटलाइन बता देता हूँ, उसके बाद में अपने इसका पूरा आउटलाइन बना करके देखेंगे। तो आपको बताया था इसके अंदर सबसे पहले जो वेंट्रल एरोटा, सबसे पहले इसके अंदर साइनस वेनोसस जो होता है उसके अंदर पूरे शरीर के अंदर जो जितने भी शरीर के अंग हैं वहाँ से जितना भी अशुद्ध रक्त है वो सारा साइनस वेनोसस के अंदर इकट्ठा होता है। उसके बाद में साइनस वेनोसस से आगे की ओर वेंट्रल एरोटा निकलती है। वेंट्रल एरोटा आगे जाकर के जो बल्बिलस नामक फूली हुई संरचनाओं में खुलती है, और बल्बिलस जो आगे है एफरेंट ब्रैंकियल वेसल के अंदर खुलती है। एफरेंट ब्रैंकियल वेसल जो है आगे जाकर के एफरेंट ब्रैंकियल वेसल में खुलती है। एफरेंट ब्रैंकियल जो वेसल होती है, ये वेसल जो है ये रक्त को आपको बताया था कि डोर्सल एरोटा की जो लेटरल ब्रांचेज होती हैं उसके अंदर भेजती है। तो डोर्सल एरोटा की जो लेटरल ब्रांचेज हैं वहाँ पर ये रक्त जाता है। और जब रक्त वेंट्रल एरोटा से जब डोर्सल एरोटा की ओर जाता है तो वो चूंकि प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार जो कि गिल स्लिट के दोनों ओर स्थित होते हैं वहाँ से होकर के वो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो जब वहाँ से होकर गुजरता है रक्त, तो उससे क्या होता है कि रक्त विसरण के नियम के द्वारा गैसियस एक्सचेंज कर लेता है, या यूँ कह सकते हैं कि रक्त शुद्ध हो जाता है। उसके बाद में देखिएगा स्टूडेंट कि जब जो डोर्सल एरोटा है उसकी जो दोनों लेटरल ब्रांचेज होती है वहाँ से फिर एक ब्रांच निकलती है मिड डोर्सल ब्रांच। मिड डोर्सल ब्रांच फिर शरीर के समस्त अंगों को रक्त का वितरण करती है, और वो पीछे की ओर फिर कॉर्डुअल आर्टरी और उसके अलावा इंटेस्टाइनल आर्टरी के अंदर बढ़ जाती है। कॉर्डुअल आर्टरी, कॉर्डुअल जो पार्ट्स के ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर रक्त लेके जाती है, और जो इंटेस्टाइनल आर्टरी है वो आगे जाकर के इंटेस्टाइनल जो एरियाज होते हैं वहाँ पर जाके जाल में बढ़ जाती है, यानी एक केशिकाओं के जाल में बढ़ जाती है जिसको इंटेस्टाइनल प्लेक्सस कहते हैं। उसके बाद में आपको बताया था कि ये ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उसके बाद में जो कॉर्डुअल एरिया से और इंटेस्टाइनल एरिया से जो वैन रक्त लेके आती है उसको कॉर्डुअल वैन और इंटेस्टाइनल वैन कहा जाता है। वो आगे जाकर के दोनों मिल जाती है, मिलकर के सब इंटेस्टाइनल वैन का क्या करती है, निर्माण करती है। तो सब इंटेस्टाइनल वैन जो है वो कॉर्डुअल वैन और इंटेस्टाइनल वैन दोनों के मिलने से बनती है। और ये आगे जाकर के आपको बताया था कि जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, या यूँ कह सकते हैं कि हिपैटिक पोर्टल वैन का निर्माण करती है। हिपैटिक पोर्टल वैन जो हिपैटिक वैन के रूप में घूम करके मिडगट डाइवर्टिकुलम के एरिया से होते हुए जो हिपैटिक वैन है वो साइनस वेनोसस के अंदर आकर के खुलती है। उसके अलावा आपको बताया था कि कॉमन कार्डिनल वैन दो होती हैं, एक एंटीरियर और पार्ट की होती है, एक पोस्टीरियर पार्ट की होती है। वो कार्डिनल वैन जो है वेंट्रोलैटरल पोजीशन से रक्त को इकट्ठा करती है। इकट्ठा कर करके एक दोनों डक्ट मिलकर के या दोनों वैन्स मिलकर के एक कॉमन डक्ट का निर्माण करती है, जिसको कॉमन कार्डिनल वैन या
डक्टस क्यूवेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डक्टस क्यूवेरी कहा जाता है। और डक्टस क्यूवेरी आगे साइनस वेनोसस में खुलती है। उसके अलावा आपको बताया था कि पैराइटल वैन भी होती हैं जो कि इंटेस्टाइन के पास में स्थित होती है, और वो भी आगे जाकर किसमें खुलती है? साइनस वेनोसस में खुलती है। इस प्रकार से ये इसका क्या रहता है, पूरा का पूरा जो है एक सिस्टम बन जाता है, जिससे होकर के ब्लड का क्या होता है? सर्कुलेशन होता रहता है। तो अपने इसको एक आउटलाइन डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। वेंट्रल एरोटा, lateral branch of dorsal aorta, median dorsal aorta, caudal artery, ductus क्यूवेरी, caudal artery, caudal vein, intestinal plexus, स्टूडेंट ये इसका क्या है, पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है का जो आरेख है कि किस प्रकार से ब्लड का इसके अंदर फ्लो होता है। तो सबसे पहले देखिएगा, अपने बात की थी साइनस वेनोसस के अंदर पूरे शरीर से शुद्ध रक्त इकट्ठा होता है।
इकट्ठा होने के बाद में कहाँ जाता है, वेंट्रल एरोटा में। वेंट्रल एरोटा उसको कहाँ भेजता है, एफरेंट ब्रेंकियल वेसल के अंदर। एफरेंट ब्रेंकियल वेसल आपको बताया था कि प्राइमरी गिल बार के अंदर होती है और सेकेंडरी गिल बार के अंदर पाई जाती है, और दोनों आपस में जो है ट्रांसवर्स वेसल के द्वारा जुड़ जाती है। उसके अलावा एफरेंट ब्रेंकियल वेसल से कहाँ जाता है, एफरेंट ब्रेंकियल वेसल। एफरेंट ब्रेंकियल वेसल जो है आगे किस में खुलती है, लेटरल ब्रांच ऑफ डोर्सल एरोटा के अंदर खुलती है। अब लेटरल ब्रांच ऑफ डोर्सल एरोटा जो होता है ये ब्लड को कहाँ लेके जाता है, मीडियन डोर्सल एरोटा के अंदर लेके जाता है। अब मीडियन डोर्सल एरोटा आपको बताता हूँ कि पीछे की ओर जाकर के कोडुल आर्टरी में बन जाता है, और एक जगह इंटेस्टाइनल वेन आर्टरी से होते हुए इंटेस्टाइनल प्लेक्सस के अंदर चला जाता है। अपने यहाँ पर सीधा ही नाम लिख दिया इंटेस्टाइनल प्लेक्सस। बात एक ही है कि इंटेस्टाइनल आर्टरी लिख दो, इंटेस्टाइनल आर्टरी के बाद हम इंटेस्टाइनल प्लेक्सस दिखा सकते हैं। अब देखिएगा कि कोडल आर्टरी और इंटेस्टाइनल प्लेक्सस तक रक्त आ गया, यानी शरीर के समस्त भागों के अंदर आ गया। साथ में जो पैराइटल वेन है वो मतलब मीडियन डोर्सल एरोटा से पैराइटल एरिया के अंदर रक्त आ जाता है, शुद्ध रक्त आ जाता है, तो पैराइटल एरिया के अंदर आ गया, इंटेस्टाइनल एरिया के अंदर आ गया, कोडल एरिया के अंदर चला जाता है रक्त, किससे, मीडियन डोर्सल एरोटा से। और जो लेटरल ब्रांच है इससे फिर आगे की ओर रक्त जो है शरीर के अग्र भागों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में अब क्या होता है कि अब जो रक्त सभी भागों में गया है उसको इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के लिए कोडुल एरिटरी से क्या निकलती है, कोडुल वेन आती है, इंटेस्टाइनल प्लेक्सस से इंटेस्टाइनल वेन आती है। वो दोनों मिलकर के किसका निर्माण करती है, सब इंटेस्टाइनल वेन का निर्माण करती है। सब इंटेस्टाइनल वेन जो है मिडगट डाइवर्ट कुलम वाले इलाके के अंदर जाकर के हिपैटिक पोर्टल वेन का निर्माण करती है, और हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो आगे हिपैटिक वेन में खुलते हैं, और हिपैटिक वेन किसमें के अंदर खुलते हैं, साइनस वेनोसस के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोडुल एरिया है और जो इंटेस्टाइनल एरिया है और मिडगट डाइवर्ट कुलम वाला एरिया, वहाँ से अशुद्ध रक्त जो है हिपैटिक वेन के द्वारा कहाँ आ जाता है, साइनस वेनोसस के अंदर आ जाता है। अब देखिएगा उसी प्रकार से एंटीरियर और पोस्टीरियर जो इसकी कार्डिनल वेन्स होती है, कौन सी, कार्डिनल वेन, दोनों मिलकर एंटीरियर हो चाहे वो पोस्टीरियर हो, दोनों मिल जाती है, मिलकर के क्या करती है कि डक्टस क्यूविरी या कॉमन कार्डिनल वेन का निर्माण करती है, कॉमन कार्डिनल वेन का निर्माण करती है। तो कॉमन कार्डिनल वेन है वो इन दोनों के मिलने से बनती है। ये एक अग्र होती है, एक पश्च होती है, अधर सतह से अधर पार्श्व सतह से रक्त को इकट्ठा करती है, कर करके कॉमन कार्डिनल वेन में छोड़ देती है, और कॉमन कार्डिनल वेन रक्त को कहाँ लेके आती है, साइनस वेनोसस में। इसी प्रकार से मीडियन डोर्सल एरोटा से जो है पैराइटल एरिया के अंदर जो रक्त जा रहा है वहाँ से पैराइटल वेन इकट्ठा करती है, इकट्ठा करके कहाँ लेती है, साइनस वेनोसस के अंदर। तो इस प्रकार से हम स्टूडेंट देख रहे हैं कि जितना भी अशुद्ध रक्त है, चाहे वो कार्डिनल वेन से हो, चाहे वो पैराइटल वेन से हो, चाहे वो अपने कोडुल एरिया से हो, चाहे इंटेस्टाइनल एरिया से हो, वो सारा साइनस वेनोसस के अंदर आता है, और साइनस वेनोसस इसको फिर आगे कहाँ भेज देता है, वेंट्रल एरोटा में। वेंट्रल एरोटा आपको बता ही दिया, एफरेंट ब्रेंकियल वेसल, और एफरेंट ब्रेंकियल वेसल से होते हुए उसको वापस कहाँ भेज देता है, डोर्सल एरोटा में। तो वेंट्रल एरोटा तो यूँ कह सकते हैं कि शरीर के साइनस वेनोसस से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करती है, और जो और इसके अंदर रक्त का प्रवाह जो है पीछे से आगे की ओर होता है, किसमें, वेंट्रल एरोटा में। जबकि डोर्सल एरोटा के अंदर रक्त का प्रवाह आगे से कहाँ होता है, पीछे की ओर होता है, और ये पूरे शरीर के अंदर क्या करती है, कोई डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो स्टूडेंट ये अपना एक टॉपिक यहाँ खत्म होता है क्या, कि जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो किस प्रकार से इसके अंदर कार्य करता है। अब बात करते हैं इसके उत्सर्जित तंत्र की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। उत्सर्जित तंत्र की, उत्सर्जन तंत्र की हम बात करें इसके अंदर, उत्सर्जन तंत्र की हम इसके अंदर बात करते हैं। और उत्सर्जन तंत्र की यदि हम बात करें तो इसके अंदर उत्सर्जन के लिए मुख्यतः 3 या 4 संरचनाएं पाई जाती है, या 3 या 4 अंग इसके अंदर पाए जाते हैं, मोस्टली 4 अंग इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो भाग होता है वो है प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या है इसका, प्रोटोनेफ्रिडिया भाग। दूसरा इसके अंदर हेड सेक जो नेफ्रिडियम है वो पाया जाता है। एक इसके अंदर ब्राउन फनल होती है और एक इसके अंदर रीनल पेपिली होती हैं। तो 4 पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं, किसके, इसके उत्सर्जित ऑर्गन के रूप में। पहला कौन सा होता है, प्रोटो
नेफ्रिडिया। दूसरा भाग जो है इसका हेडसेक नेफ्रिडियम। तीसरा है ब्राउन फनल, ब्राउन फनल। और चौथा जो पार्ट है वो कौन सा इसका, रीनल पेपिली। रीनल पेपिली। तो ये चार जो पार्ट है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। पहला प्रोटोनेफ्रिडिया, दूसरा हेडसेक नेफ्रिडियम, तीसरा ब्राउन फनल और चौथा कौन सा, रीनल पेपिली। चारों भाग इसके अंदर उत्सर्जन के रूप में पाए जाते हैं। हालांकि मैं आपको बताता हूँ इन तीन ऑर्गन के लिए तो ये माना जाता है कि ये शायद उत्सर्जन का कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि इसको लेकर वैज्ञानिकों में संशय है। परंतु जो मुख्य उत्सर्जन है वो कौन सा है, प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसको अपने डिटेल में पढ़ना भी है कि किस प्रकार से ये व्यवस्थित, पहली बात उनकी संख्या कितनी होती है, कहाँ ये व्यवस्थित होते हैं और कैसे इनकी संरचना होती है। और हमने एक बात की थी प्लेटी एलिमेंट्स जो जंतु होते हैं उनके अंदर ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। उन फ्लेम सेल्स जैसी संरचनाएं सोलेनोसाइड सेल्स इसके अंदर पाई जाती है, जिसको अपने आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रोटोनेफ्रिडिया की। किसकी बात करेंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया की। उत्सर्जन तंत्र के रूप में क्या है इसका मुख्य अंग कौन सा होता है, आदिवृक्क या प्रोटोनेफ्रिडिया। आदिवृक्क प्रोटोनेफ्रिडिया। अब यदि हम बात करें प्रोटोनेफ्रिडिया तो इसके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं वो सरल प्रकार के, क्योंकि हमने नाम लिख दिया ना प्रोटोनेफ्रिडिया, तो प्रोटोनेफ्रिडिया का मतलब ये हुआ कि ऐसे नेफ्रिडिया जो कि या ऐसे उत्सर्जन जो कि बहुत अधिक विकसित नहीं है वो क्या कहलाते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया कहलाते हैं, आदिवृक्क कहलाते हैं। यानी जो अपने कम विकसित जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं तो प्रोटोनेफ्रिडिया इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, इसके अंदर जो सरल होते हैं, बंद प्रकार के होते हैं, पक्षमाभी होते हैं और कोष के नुमा संरचनाएं होती हैं। क्या होते हैं, सरल प्रकार के होते हैं, बंद प्रकार के होते हैं, पक्षमाभी होते हैं और कोष नुमा संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती है। और साथ में क्या होता है, इसके अंदर जो है नलिकाएं निकली होती हैं, जिनको अपने आगे डिस्कस करेंगे। तो इनकी संख्या की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें प्रोटोनेफ्रिडिया जो क्या होते हैं, सरल प्रकार के होते हैं, बंद कोषनुमा, क्या होते हैं, कोषनुमा, और पार्श्व से नलिकाएं निकली रहती है, पार्श्व से नलिकाएं निकली रहती हैं। क्या रहती है, निकली नलिकाएं निकली रहती हैं। और इनकी संख्या जो होती है 90 से 100 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं, 90 से 100 जोड़ी होते हैं। किनकी संख्या, प्रोटोनेफ्रिडिया की। अब देखिएगा कि इनकी जो स्थिति है, इनकी स्थिति जो होती है, अपने बात की थी कि फेरिंक्स होती है, फेरिंक्स के बाहर की ओर एट्रियल कैविटी होती है। यानी अपने थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं तो इस तरह से इसकी स्थिति पाई जाती है। ये अपने फेरिंक्स होगी, ये गिल स्लिट्स हो गए, ये गिल बार हैं, ये गिल स्लिट्स हैं। आपको याद होना चाहिए, यहाँ तक अपने ऐसा पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो हम स्थिति की बात करें तो जो स्थिति होती है वो इस प्रकार से होती है। ये स्थिति होती है प्रोटोनेफ्रिडिया। ये क्या है, इसकी फेरिंक्स है। ये क्या है, इसकी फेरिंक्स है। तो ये स्थिति इस प्रकार से होती है इसके अंदर।
दिख रही है आपको जो मैंने ब्लैक कलर से संरचना बनाई, यानी गिल बार वाला जो एरिया होता है वहाँ पर स्थित होते हैं। और गिल यानी यूँ कह सकते हैं कि गिल स्लिट्स और गिल बार के पास में स्थित होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? 90 से 100 जोड़े क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 90 से 100 जोड़े होते हैं। यानी घर्षणी भित्ति के दोनों और पृष्ठ पार्श्व और प्रत्येक लोम छिद्र के क्या होते हैं? ऊपर एक एक स्थित होते हैं। तो प्रत्येक गिल स्लिट के ऊपर एक एक चीज स्थित होते हैं। अब स्थिति और थोड़ा सा इसको अपने माइन्यूटली देखें तो अपने बात है की थी कि फेरिंग्स के पार्श्व में आपको पता है एट्रियल कैविटी होती है। तो ये क्या होते हैं? फेरिंग्स की दीवार से चिपके होते हैं और किधर की ओर होते हैं? जिधर की ओर एट्रियल कैविटी पाई जाती है। तो यानी दाईं साइड में भी होते हैं फेरिंग्स के चिपके हुए दीवार से, और बाईं साइड में भी होती हैं। और किधर की ओर होते हैं? एट्रियल कैविटी से। क्योंकि इनको क्या करना होता है कि जो इसकी जो सिलोमिक फ्लूइड होता है, प्रगुह्य द्रव होता है, और जो रक्त होता है वहाँ से उत्सर्जित पदार्थों को इकट्ठा करके जो जल किस में आ रहा है? एट्रियल कैविटी में आ रहा है। उस एट्रियल कैविटी के अंदर, जल के अंदर उन उत्सर्जित पदार्थों को छोड़ा जाता है, ताकि वो क्या है कि उत्सर्जित पदार्थ जो एट्रियल कैविटी से, एट्रियल पोर से जो जल बाहर निकल रहा है उसके साथ वो पदार्थ सारे क्या निकल जाए? बाहर निकल जाएं। ऐसे इसकी व्यवस्था होती है। इसलिए कितने जोड़ी होते हैं? 90 से 100 जोड़ी होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं? घर्षणी के पार्श्व में स्थित होते हैं। और प्रत्येक गिल स्लिट के ऊपर कितने स्थित होते हैं? एक एक स्थित होते हैं। अब देखिएगा इनकी यदि हम थोड़ी संरचना की बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं कि 2 ब्रांचेज होती हैं। दिख रहा है आपको? एक तो ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है, ये वर्टिकल ब्रांच होती है। छोटी ब्रांच कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। और इसको हम पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल ब्रांच भी कह सकते हैं। यानी प्रत्येक इस तरह से संरचना हमने बनाई है, बनाएंगे भी थोड़ा डिटेल में और कल अपने इसको देखेंगे। तो ये पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है, ये एंटीरियर वर्टिकल ब्रांच होती है। एंटीरियर वर्टिकल ये छोटी होती है और ये क्या होती है? बड़ी होती है। अब देखिएगा कि जो दोनों ही ब्रांचेज होती हैं, इन दोनों ब्रांचों से क्या होता है कि साइड के अंदर फिर छोटी छोटी शाखाएं निकली रहती है, आउट ग्रोथ से दिखाई देती हैं। उन आउट ग्रोथ से क्या होता है कि जो सोलेनोसाइड सेल्स होती हैं, उन सोलेनोसाइड सेल्स के गुच्छे क्या होते हैं? निकले हुए होते हैं। किसके गुच्छे निकले होते हैं? सोलेनोसाइड सेल्स के गुच्छे निकले होते हैं, जिनको नलोत्सर्ग कोशिकाएं या सोलेनोसाइड सेल्स कहा जाता है। अब जो ये सोलेनोसाइड कोशिकाएं होती हैं, ये ज्वाला कोशिकाओं की तरह होती हैं। इनके अंदर क्या होता है? सोलेनोसाइड सेल्स के अंदर कि जो एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और साथ के अंदर क्या होता है कि हमने बात की थी कि जो प्लेटियल मिट्टी जो होता है उसके अंदर ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। आपको अगर ध्यान हो तो ज्वाला कोशिकाएं, उनको ज्वाला कोशिकाएं हमने नाम क्यों दिया था? आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में हमने बात की है ये। तो ज्वाला कोशिकाएं इसलिए कहा गया था कि उसके अंदर जो फ्लेम सेल्स होती हैं, उसके अंदर जो सीलिया होते हैं 5 से 7 गुच्छे के अंदर होते हैं, वो हिलते हुए इस प्रकार से प्रतीत होते हैं जैसे कोई मोमबत्ती की लौ जल रही हो। और वो सीलिया जब हिलते हैं तो जिससे क्या होता है कि जो शरीर के जो आंतरिक द्रव है वहाँ से उत्सर्जित पदार्थों को अलग करके शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो वो सीलिया हिलते हुए मोमबत्ती की लौ की तरह प्रतीत होते हैं, इसलिए मास्ट नामक वैज्ञानिक ने उनको क्या नाम दे दिया था? ज्वाला कोशिका नाम दिया था। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर ये सोलेनोसाइड सेल्स पाई जाती हैं, और सोलेनोसाइड सेल्स के जो पार्श्व होते हैं वहाँ ये प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया के पार्श्व के अंदर क्या होते हैं? सोलेनोसाइड सेल्स होती हैं, नलिकाकार लंबी संरचनाएं होती हैं। और वो सोलेनोसाइड सेल्स जो होती हैं ब्रैंकियोस्टोमा की, उनके अंदर क्या होता है कि एक सीलिया लगा होता है, और वो सीलिया हिलता है तो हिलते हुए किसकी तरह प्रतीत होता है? फ्लेम सेल की तरह प्रतीत होता है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? ज्वाला कोशिका नाम दिया गया है। अब देखिएगा कि प्लेटियल मिट्टी के अंदर सीलिया की संख्या लगभग 5 से 7, यहाँ पर कितनी होती है? संख्या 1 होती है। और ये जो सोलेनोसाइड सेल्स होती हैं ये नलिकाकार होती हैं। क्या होती है? ये नलिकाकार होती है। और इस प्रोटोनेफ्रिडिया कि दोनों, चाहे पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल ब्रांच हो चाहे एंटीरियर वर्टिकल ब्रांच हो, और साथ में जो सोलेनोसाइड सेल्स हैं, ये सिलोमिक जो वेसल्स होती हैं, प्रगुह्य नलिकाएं होती हैं, उनके अंदर स्थित रहते हैं। और कहने का मतलब ये है कि प्रगुह्य द्रव और जो इसका रक्त है वो दोनों ही इन सोलेनोसाइड सेल्स के संपर्क में रहता है। और सोलेनोसाइड सेल्स के जब सीलिया मूवमेंट करता है तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है उनको इन हॉरिजॉन्टल ब्रांच और वर्टिकल ब्रांच में डाल दिया जाता है। और जो पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है इसके अंदर एक प्रोटोनेफ्रिडिया का एक छिद्र पाया जाता है, जो कि इस प्रत्येक जो पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है। तो क्या किया जाता है कि सोलेनोसाइड सेल्स रक्त और सिलोमिक द्रव से जितने भी उत्सर्जित पदार्थों को इकट्ठा करती है, इकट्ठा करने के बाद में वर्टिकल ब्रांच और हॉरिजॉन्टल ब्रांच से
वो जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है वो हॉरिजॉन्टल ब्रांच के इस नेफ्रिडियोपोर यानी उत्सर्जित छिद्र से जो जल बाहर निकल रहा है उस जल के अंदर छोड़ दिए जाते हैं और जिससे नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ क्या निकल जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये इसका क्या उत्सर्जित तंत्र रहता है जो अपने कल पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।